हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रॉफिक लेवल। तो हम लोगों ने कल फूड चेन, फूड वेब ये सब पढ़ा। उसके बाद आता है ट्रॉफिक लेवल। अ लेवल और पोजीशन इन अ फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लेवल होता है या कोई पोजीशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। इसमें कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आएंगे? हर्बीवोर्स। उनको कंज्यूम करने वाले कार्निवोर आएंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल में, और टॉप कार्निवोर आते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में। मोस्टली फोर्थ ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं किसी भी फूड चेन में, और या फिर कभी कभी थर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली फोर होते हैं। तो ये होता है ट्रॉफिक लेवल। लेवल और पोजीशन इन अ फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी। अब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से अपना फूड ले रहा है, तो फूड किस फॉर्म में ले रहा है? एनर्जी के फॉर्म में ले रहा है। तो हमें पता है कि जो भी इकोसिस्टम हो या फूड चेन हो उसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी बना रहता है। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में होता है। इसका जैसे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके उनसे एनर्जी कौन लेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। उनसे एनर्जी लेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर लेंगे टर्शरी कंज्यूमर। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि टर्शरी कंज्यूमर से एनर्जी ले रहे हैं प्रोड्यूसर्स, मतलब जो टॉप कार्निवोर हैं, लॉयन है या टाइगर, उससे अपना फूड ले रहे हैं प्लांट्स, ऐसा तो नहीं होता है। तो एनर्जी जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो कैसी होती है? यूनी डायरेक्शनल, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। ठीक। तो अब इसमें होता क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी के पास, सन के पास तो बहुत एनर्जी है, ठीक, उसका केवल 1% ही ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक। उससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक। उसके बाद जो फूड बनता है उसको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ कर लेते हैं, कि जैसे फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा, जो भी उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें क्या होता है? एनर्जी का यूज अप कर लेते हैं। अब उनकी बॉडी में जो एनर्जी बचती है, ठीक, जो रिमेनिंग एनर्जी होती है, जो रिमेनिंग फूड होता है, उसको कौन कंज्यूम करता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक। वो रिमेनिंग एनर्जी कितनी होती है? जितना एनर्जी इन्होंने बनाई उसका केवल 10%। ठीक। उस 10% रिमेनिंग एनर्जी कौन कंज्यूम करता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर उस 10% एनर्जी का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। वो मूव कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में क्या होगा? एनर्जी का यूज अप होगा। अब उनकी मसल्स में केवल कितनी परसेंट एनर्जी स्टोर होगी? उसका भी 10%। ठीक। अब ये 10% कौन यूज़ करेगा? नेक्स्ट वाले सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक। तो प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी ले रहे हैं 10%, कौन? नेक्स्ट कंज्यूमर्स हो गए। ठीक। उनसे लेते हैं नेक्स्ट कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या होता है? 10% एनर्जी का फ्लो बना रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 10% लॉ। ठीक। क्योंकि जो एनर्जी का एनर्जी जो आगे लेवल में जा रही है वो केवल 10% ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हम बोलते हैं 10% लॉ। इसको हम लोग इधर एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक, इन्होंने मान लीजिए 10,000 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस की। ठीक है। अब इनको कंज्यूम कौन करेंगे? हर्बीवोर्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है, 10,000 का केवल 10% ही एनर्जी इनकी बॉडी में स्टोर होता है, बाकी ये सब क्या कर लेते हैं? 90,000 यूज़ कर लेते हैं। अब इसका 10% कहाँ पर जाएगा? हर्बीवोर्स के पास। तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 यूनिट। ठीक। तो 10,000 का केवल 10% कहाँ पर पहुंचा? हर्बीवोर्स के पास। इन्होंने इस 1,000 एनर्जी का यूज़ करेंगे। ठीक। अब जो इनको कंज्यूम कर रहे हैं यानी कार्निवोर, वो केवल कितना एनर्जी ले पाएंगे? केवल 10%, यानी 1,000 का 10% 100 यूनिट एनर्जी ले पाएंगे, 100 यूनिट्स। अब कार्निवोर को टॉप कार्निवोर यूज़ कर रहे हैं, उसका फूड ले रहे हैं, अब इसका भी 10% वो केवल ले पाएंगे, तो ये कितना इनको केवल मिलेगा? 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी का जो हो रही है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है। वो केवल कितनी मिल रही है? 10% के हिसाब से कम होती जा रही। 10,000 से 1,000, फिर 100, फिर 10। तो इसे हम बोलते हैं 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फिर आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म एट अ सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस अगर हमारे इकोसिस्टम या फूड चेन में आ जाते हैं, तो इन हार्मफुल सब्सटेंस का सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन कहाँ पर होता है? जितना आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाएंगे उतने ही ज़्यादा एक्यूमुलेशन में क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मीन्स प्रोड्यूसर्स में एक्यूमुलेशन जो होगा हार्मफुल सब्सटेंस का वो सबसे कम होगा, और जो टॉप पर होंगे उनमें क्या होगा? एक्यूमुलेशन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। जैसे प्लांट्स हैं, इनको हमने पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ किया, हमारे DDT का यूज़ किया। ठीक है। अब ये प्लांट्स क्या करेंगे? सॉइल के साथ उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब उसको ब्रेक डाउन तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे केमिकल होते हैं जो आसानी से ब्रेक डाउन ही नहीं होते हैं। ठीक।
अब ये एक्यूमुलेशन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक, जैसे एक प्लांट में तो कम है, लेकिन जो हर्बीवोर्स हो रहे हैं वो 3-4 प्लांट यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब 3-4 प्लांट का जब वो उन्होंने खाया उसको, तो 3-4 प्लांट के जो भी वो केमिकल्स थे वो उसकी बॉडी में स्टोर हो गए। ठीक, अब टॉप कार्निवोर उन हर्बीवोर्स को खा रहा है तो उसके पास और ज़्यादा हुए, और उसके आगे वाले जो कार्निवोर हो तो उनके पास और ज़्यादा हुए। तो ये जब ये एक्यूमुलेशन होता है हार्मफुल सब्सटेंस का, ये क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो हम लोग एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत टाइप का वेस्ट जनरेट करते हैं। तो इन वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाता है वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, वो मटेरियल जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डिकम्पोजर्स हमने पढ़ा था, जिनको डिकम्पोजर्स क्या कर सकें, डिकम्पोज कर सकें, उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे पेपर, वुड, कॉटन। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे डीडीटी, मेटल, प्लास्टिक एक्सेट्रा। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज एंड सीवेज। तो ये तो हम लोग को पता ही है कैसे सीवेज और गार्बेज का मैनेजमेंट किया जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते, मतलब क्या बिन्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें जो बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग बिन में डाला जाए, ग्रीन और ब्लू बिन, जैसे सुना है ग्रीन वाले में बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ब्लू वाले में नॉन बायोडिग्रेडेबल। कि जो बायोडिग्रेड हो सकते हैं उनको हम लोग यूज़ करके मैन्योर बना सकते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है। उसके अलावा जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, वो प्लास्टिक, पेपर, इन सबको सेपरेट अलग अलग उठाते हैं और उसके बाद वो उसको रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाता है आगे। फिर जो डिस्पोजेबल साइड होती है वहाँ सॉलिड वेस्ट का रिसाइकिल किया जाता है। और जो वेस्ट जैसे कि मेडिकल वेस्ट हो गया, जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है, उसको मोस्टली बर्न किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिसाइकिल नहीं हो सकती हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, लैंडफिल में उसको डिकम्पोज कर देते हैं। फिर है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। तो इस टॉपिक को हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर, जो किससे बनी होती है, ओजोन। ओजोन क्या होता है, ओजोन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना एक सब्सटेंस, एक मटेरियल, एक गैस होती है। तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है, ओजोन। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, अब ये ओजोन जो होती है वैसे तो हमारे लिए हार्मफुल होती है, अगर इसको हम कंज्यूम कर लें तो हमारे लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाती है, बहुत ही हार्मफुल होती है। लेकिन ये जब एटमॉस्फेयर में होती है तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। ठीक, ये लेयर क्या करती है, ये ओजोन क्या करती है, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं, ठीक, यूवी रेज होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं होने देती, हम लोग तक इन यूवी रेज को नहीं पहुंचने देती। अब ये यूवी रेज क्या होती है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। ये स्किन कैंसर कॉज करती हैं, कैटरेक्ट कॉज करती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनसे हमें बचाती है ये ओजोन लेयर। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में ये यही होता है। ठीक, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज़ करते हैं। उसमें एक केमिकल होता है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है AC में, रेफ्रिजरेटर में, एरोसॉल में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो फोमिंग स्प्रे होता है उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है फैक्ट्रीज में, तो ये क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये क्लोरीन होती है, क्लोरो मीन्स क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या होती है, ओजोन लेयर्स तक पहुंच जाती है। ठीक, अब ये क्लोरीन ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसे ब्रेक कर देती है, किसमें, क्लोरोमोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से बना है तो एक क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है और 2 ऑक्सीजन के साथ। ठीक, तो ये क्लोरीन गैस लगातार क्या करती रहती है, ओजोन को ब्रेक करती रहती है ClO में और O2 में। ठीक, लगातार ये प्रोसेस होने की वजह से देखिए क्या हो गया, ओजोन लेयर यहाँ पर ब्रेक हो गई। ठीक, डिप्लीट हो गई, जिसे बोला गया ओजोन होल। और ये कहाँ पर हुआ है, अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो गया है। ठीक है, जिसे बोला गया ओजोन होल। और वहाँ पर होता क्या, अब ओजोन है नहीं तो सन की UV रेस डायरेक्ट क्या हो रही हैं, अर्थ पर आ रही हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ओजोन के लिए। अब इस ओजोन होल को रिकवर करने के लिए, इसको हील करने के लिए
यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम रखा गया, जिसमें एक एग्रीमेंट रखा गया, जिसमें कई कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट को साइन किया। और उस एग्रीमेंट में था कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ क्या करेंगे, कम करेंगे, या फिर हो सके तो उसको रिप्लेस कर सकेंगे कि हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ करें जो उसको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस एग्रीमेंट की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका यूज़ कम होने लगा, और ये ओजोन जो होल था, या जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, उसका डिप्लीशन की रेट क्या हो गई, कम हो गई। ये पहले बहुत ही फास्ट स्पीड से डिप्लीट हो रही थी, ये होल बढ़ता ही जा रहा था लगातार, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिप्लीट होना, इसकी रेट क्या हो गई, कम हो गई है। तो ये था चैप्टर पूरा आपका आर एनवायरनमेंट, और अब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।